हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस डी लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आर्टिकल है, जो कि आपके यूपी टेट एवं सीटेट और सभी शिक्षक भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन जो काफ़ी बनते हैं, तो पूरा समझ लेंगे आर्टिकल इस वीडियो में। दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है और कहाँ पे दा लगता है। हालांकि आपने पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, पूरा क्लियर कर दूंगा आर्टिकल इस वीडियो में। अगर अभी तक चैनल दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप तक पहुँचा सकूँ। नो कन्फ्यूजन, पूरे विश्लेषण के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे कि शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, हम ध्यान से इसको भी याद रखेंगे। जैसे कि आर्टिकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का, यानी ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, जो उसके अंतर्गत जो आर्टिकल को है डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। डेमोन्स्ट्रेटिव के समान कार्य करने वाले एन तथा दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी आगे डेफिनेशन लिखी है, देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। जैसे कि आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन्स के पूर्व उनके प्रयोग को संयत अथवा परिलक्षित निश्चित करता है। यानी कि नाउन से प्रयोग या नाउन से पूर्व उनके प्रयोग को निश्चित करता है। इसे डिटरमाइनर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, इसे डिटरमाइनर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह नाउन की विशेषता बताता है, अतः इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार होता है, इसे क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इससे फिर आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के भेद के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि कितने इसके भेद होते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स है, आर्टिकल के केवल दो भेद होते हैं दोस्तों। नंबर एक डेफिनिट आर्टिकल और नंबर दो इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हमारा दा जाता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आ जाते हैं। जैसे कि दा हमारा डेफिनिट आर्टिकल है और ए एन हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल बताइए और इनडेफिनिट आर्टिकल बताइए। तो ये डेफिनिट आर्टिकल है और एन हमारे ए एन जो है, ये दो इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। नोट में दिया गया है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे कलेक्ट किए हैं जो सिंपली आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैंने भी बहुत कोशिश की है, 3-4 बुक्स एनसीईआरटी की खकोल डाली हैं, तब जो वो पॉइंट्स मिले हैं आपको पढ़ के ही पता लगेगा। आप खुद जान जाएंगे वीडियो देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, नोट में जैसे कि दा को दा तथा दी कहाँ पर पढ़ा जाता है, तो ये हम जानते हैं। दा को दोस्तों दा पढ़ते हैं कंसोनेंट से, जो प्रारंभ वर्ड होते हैं उनसे, उनके सामने पढ़ता है। हालांकि यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, आप ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले प्रयुक्त होने वाले उसको हम दा पढ़ते हैं, और जो वोवेल से जो अक्षर यानी कि वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनसे पहले दा अगर आता है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ही इज़ द बॉय, यहाँ पे दा इसको इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि वह जो बॉय का पहला अक्षर है वो कंसोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको दा पढ़ा जाता है। अगला है ही इट इज़ दी ऑक्स, तो यहाँ पे दा को जो दी इसलिए पढ़ा जा रहा है, दा को दी इसलिए पढ़ा जा रहा है कि ऑक्स का जो पहला लेटर है वो वोवेल है, इसीलिए यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे, इट इज़ दी ऑक्स। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, दा कहाँ पे पढ़ते हैं और दी कहाँ पे पढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नो कन्फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या है? अभी तक आपने जाना था कि आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं, अब जानेंगे इसके उच्चारण कितने रूपों में होते हैं। जो जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल के जो उच्चारण है आर्टिकल का, वो दो रूपों में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि नंबर एक वीक फॉर्म्स और नंबर 2 स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो दो रूपों में इसका उच्चारण किया जाता है, वीक फॉर्म्स में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में। ये आप समझेंगे वीक फॉर्म कहाँ पे होती है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहाँ पे होती है। जैसे कि हमारे सारे आर्टिकल हैं ए एन द, ठीक है, तो ए को हम जहाँ पर आ पढ़ते हैं वो हमारा वीक फॉर्म में चला जाता है,
और ए पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चला जाता है। ए एन को जब हम एन पढ़ते हैं तो वीक फॉर्म में चला जाता है, और एन पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चला जाता है, ये याद रखना है। दा को जब दा पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं तो वीक फॉर्म में चला जाता है, और दी पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चला जाता है। ये आपका क्लियर हो चुका है, अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को चार्ट के द्वारा कि कहाँ पे वीक फॉर्म होती है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एन का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं समझाऊंगा आपको। सी सैंग आ सॉन्ग, सॉन्ग का यहाँ पे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आई हैव आ पेन, आ पेन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। अगला है थर्ड नंबर, एन एम एल ए डाइड इन एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट और एम एल ए जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। अगला सेम इसी तरीके से है, इंक पॉट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए एन का यूज़ हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। जैसे कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, ए का प्रयोग कंसोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के पूर्व होता है। जो इंग्लिश के कंसोनेंट है ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी सब कंसोनेंट होते हैं, इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉन्ग में एस जो है कंसोनेंट है, तो इसका इसीलिए यहाँ पे ए यूज हुआ है। आगे पेन की बात करते हैं, तो पेन में पी जो कंसोनेंट है, इसी तरह आप समझ लेंगे गर्ल अ थीफ, ये सारे कंसोनेंट से स्टार्ट हैं, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। अब स्पेसिफिक रूल के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कहीं बुक में नहीं मिलेंगे आपको, तो यही है दोस्तों। नोट में लिखा है जैसे कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट तो हो पर उसकी साउंड वोवेल अर्थात हिंदी के स्वरवर्ण जैसी हो तो ए का प्रयोग नहीं बल्कि वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। अभी मैंने बताया है आपको कि कंसोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा, लेकिन अभी ये डेफिनेशन क्या कहती है, यदि वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट तो हो पर अगर साउंड हिंदी के जो स्वर हैं, हिंदी के जो 11 स्वर हैं, अगर उनमें से आवाज़ मिल गई इसमें, तो जो है वहाँ पे हम यानी कि ए का यूज़ ना करके एन का यूज़ करेंगे, जो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि दिया है यहाँ पे आ ऑनेस्ट मैन, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। आ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यानी कि मान लीजिए एच यहाँ पे साइलेंट है और हमारा जो साउंड है यहाँ पे वो हिंदी के वर्ड से स्वर से मैच कर रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन का यूज इसीलिए हुआ है। ये आप जो आपका कन्फ्यूजन है दूर हो चुका होगा कि एन क्यों लगा है, इसीलिए तो यहाँ पे एन लगाया गया है। एन एम एल ए, अब आप कहेंगे एम तो कंसोनेंट है तो यहाँ पे क्यों है एन यूज़ है, तो एम जो है यानी कि यहाँ पे एम ए, यहाँ पे ए स्वर की ध्वनि आ रही है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे एन एम एल ए हो जाएगा और यहाँ पे ए एम एल ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आप समझ चुके होंगे कि जो है कंसोनेंट के साथ भी एन का यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। ये रूल जो लिखा है कुछ थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ए उन शब्दों से पहले प्रयुक्त होता जो वोवेल यानी कि अक्षर से शुरू होते हैं परंतु उनकी ध्वनि जो है कंसोनेंट की होती है। जैसे कि हम समझेंगे, अब यहाँ पे आप कहेंगे ये वर्ड सारे वोवेल से हैं, लेकिन इनके जो सामने है एन की जगह ए यूज़ है, तो इनका यही एक कारण है कि इनकी ध्वनि जो हिंदी के कंसोनेंट यानी कि व्यंजनों की है, इसीलिए जो है यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। जैसे कि आ यूरोपियन, यू यानी कि यू कंसोनेंट यानी कि व्यंजन हिंदी के व्यंजन से मैच कर रहा है, इसीलिए ए का यूज़ हुआ है। इसी तरह आप सब समझ लेंगे, यू यूनियन, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिफॉर्म। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वोवेल के साथ भी हम ए का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ध्वनि है वो हिंदी के व्यंजन से मैच कर रही थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एन का प्रयोग उन शब्दों के साथ होता है जो वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू से वर्ड अगर स्टार्ट हो तो वो एन का यूज़ होता है। अभी तक तो आप ये पढ़ेंगे, लेकिन आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि ए में चेंज हुआ था।
अब पहले तो हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि सी सा एन एलिफेंट। एलिफेंट जो है वोवेल से स्टार्ट है, ई है, तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये ई है, ओ है, यू है, इसीलिए जो है यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है दोस्तों। ये आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि सारे वोवेल्स का यूज़ हो चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्पेसिफिक रूल ये भी है हमारा एन का। एन उन शब्दों के पूर्व भी प्रयोग किया जाता है जिनका पहला अक्षर कंसोनेंट है परंतु उनकी ध्वनि जो है वोवेल की है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर तो यानी कि कंसोनेंट है और उनकी ध्वनि जो है हिंदी के स्वर से मैच करती है, इसीलिए जो है ये सारे अक्षर कंसोनेंट तो हैं, इनकी ध्वनि जो है वो हिंदी के स्वर से मैच करती है, इसीलिए इससे पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। सीधी पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मैं जितना बताया उतना ही आप समझ लें कि ये सारे कंसोनेंट तो हैं पर इनकी ध्वनि जो है हिंदी के स्वर 11 होते हैं उनसे इनकी ध्वनि मैच कर रही है, तो इसीलिए हम इनसे पहले एन लगा सकते हैं। कंसोनेंट के साथ भी जी हाँ 1 लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, मैंने 1 बोल दिया सॉरी, एन लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ही लॉस्ट एन FIR यानी कि हिंदी के स्वर से मैच कर रहा है, तो इसीलिए कंसोनेंट तो है बट हिंदी के स्वर से मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा दिया गया है। सेम इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ एन एयर यानी कि ए आ रहा है यहाँ पे हिंदी का स्वर, इसीलिए यहाँ पे एन लगा दिया गया है। ऐसे ही सेम यहाँ पर है LLB ए, तो साफ साफ लिखा है कि वोवेल है, हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। माय फ्रेंड इज़ एन MLA, मैंने अभी इससे पूर्व समझाया भी था कैसे यहाँ पे कि MLA में क्यों एन यूज़ हुआ, तो यहाँ पे समझ चुके होंगे। अगला है सी इज एन NCC ऑफिसर, यहाँ पे ऑफिसर होगा दोस्तों, तो NCC ए जो है हमारा वोवेल है, हिंदी का स्वर है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। अगला है आई हैव बिकम एन RSO, आर यानी कि बड़ा, यहाँ पे स्वर आ रहा है इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, हिंदी का स्वर आ रहा है। आगे देखते हैं क्या है। अगला है, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बढ़ा दिए हैं। ही इज़ एन SDO यानी कि हिंदी का स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। आई बॉट एन एक्सरे मशीन, तो यहाँ पे ए जो है वोवेल हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। तो मैं दोस्तों आशा कर सकता हूँ कि ये आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा कि एन जो है कंसोनेंट के भी साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप भली बात ही फटाक से आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एन का प्रयोग जो है, एन का प्रयोग एच साइलेंट वाले शब्दों के भी साथ भी कैसे होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं आगे दोस्तों। जैसे कि पहला क्या लिखा है, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है दोस्तों, इसीलिए ऑनेस्ट आ रहा है, तो इसीलिए ये जो है कंसोनेंट तो है बट इसकी जो ध्वनि है वो हिंदी के स्वरों से मैच कर रही है, अभी पहले बताया भी था मैंने। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि एच साइलेंट वाले वर्ड के साथ एन का यूज़। अगला सेकंड नंबर है, जैसे कि लिखा हुआ है एन ऑनरेरियम है, तो यहाँ पे समझेंगे इसकी भी ध्वनि यानी कि एच साइलेंट है। ऐसे भी एन आवर में एच साइलेंट है, ऐसे कि एन ऑनरेरी में भी एच साइलेंट है, ऐसे कि अगला फिफ्थ है एन हेयर, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों एयर, इसको पढ़ेंगे एयर, इसीलिए ये एच साइलेंट है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे वोवेल यानी कि एन लग गया है। 6th नंबर भी सेम ऐसे ही है। अब आगे बात करते हैं, जो थर्ड आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल, उसके बारे में जानते हैं। हालांकि ज़्यादा इसका मैंने नहीं दिया है, अगले वीडियो में मैं और अच्छे से दूंगा, लेकिन द आपका इसमें बिल्कुल शुरुआत से फिनिश कर दूंगा, द आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्लियर कर दूंगा कतई। यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, रूल नंबर 1 में क्या कहता है, जैसे कि द का प्रयोग उन नाउन से पहले किया जाता है जो एक मात्र हैं मतलब नेचुरली हैं, कहने का मतलब प्राकृतिक हैं, जैसे कि सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, प्राकृतिक वस्तुएं और फेनोमिना, प्रक्रियाएं इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि द सन है, द प्लैनेट्स हैं, द सोलर स्क्लिप्स हैं, द लूनर स्क्लिप्स हैं, ये सारे नेचुरली ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। तो इनसे पहले हमें द का यूज़ करना है, डायरेक्शन से पहले द का यूज़ करना है। आगे हम देखते हैं रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है जी, ये आपको बिल्कुल कान में गांठ बांध लेनी है दोस्तों कि सुपरलेटिव से पहले द का यूज़ होता है, डेफिनेटली होता है। जी हाँ दोस्तों, सी इज़ द मोस्ट यानी कि मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है,
तो मोस्ट से पहले द का यूज़ हुआ है। डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है मोस्ट से पहले, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। नेक्स्ट है, नोट में मैंने दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि उल्टे सीधे सेंटेंस बोल देते हैं कभी कभी, जैसे ही वेंट टू द दिल्ली, तो ये गलत होता है। द दिल्ली से पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। जैसे ही हम समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा, द लता कभी नहीं होता है नाम से पहले, यानी कि नाम एक प्रॉपर नाउन होता है, तो इससे पहले द का यूज़ कभी नहीं होता है। ये याद रखेंगे आप, इतना ही याद रख लेंगे तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। हालांकि अगले वीडियो में द मैं बिल्कुल जो है और भी क्लियर करूँगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, तो इसीलिए मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, हालांकि बताने को क्या आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता दें, लेकिन मैं उतने ही बताता हूँ जितने आपको समझ में आ सकें। अगला है जैसे लता, तो लता यानी कि प्रॉपर नाउन है, इससे पहले द का यूज़ नहीं होगा, ये गलत है और ये सही हो जाएगा। यहाँ पे द दलही नहीं होगा दोस्तों, मैंने भी कहा था दलही होता है। दलही जो है प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले द का यूज़ नहीं होगा, और दलही ऐसे ही लिखा जाता है सिंगुलर में। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही में चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले टॉपिक के लिए चैनल के जो है बेल को प्रेस जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।